नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज चैनल। टीवी 24 न्यूज का खास कार्यक्रम सीधी बात माननी के साथ में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हमसे स्टूडियो में जुड़े हैं केदार गुप्ता जी। लगभग 3 दशकों से राजनीति के मैदान पर हैं और भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता। काफी समय बाद इन्हें आखिर एक बड़ा दायित्व मिला, सहकारी बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं और चूंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है, किसानों से रिलेटेड काम है, किसानों की सुविधाओं को लेकर काम है, किसानों के कर्ज को लेकर जो तमाम जो चीज़ें होती हैं उसको लेकर जो सहकारी संस्था है, सहकारी बैंक है, वो काम करती है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। केदार जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार केदार जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि अभी आप केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं, आखिर ये छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंक का जो कार्य है वो किस तरह से होता है और लोगों में तरह तरह की भ्रांतियाँ होती है इसकी बैंक को लेकर के। ये कई लोग सोचते सेंट्रलाइज बैंक है, कोई लोग राज्य सरकार की बैंक है, कई लोग सोचते किसानों का बैंक है। आखिर ये जो भ्रांतियाँ हैं वो है क्या? देखिए, मूलतः ये किसानों का बैंक है। इसमें राज्य सरकार का शेयर 4 से 5% है और इसमें जो भी राशि है वो किसान भाइयों की है। वो ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व और हर्ष होता है कि हमारे किसान भाइयों का बैंक, और मैं तो कहता हूँ कि हमर बैंक, ये छत्तीसगढ़ वासी किसान भाई इसको गर्व से कह सकते हैं, हमर बैंक, अपेक्स बैंक। तो निश्चित रूप से और कार्यशैली है, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था में काम करता है। अपेक्स बैंक लोन मुहैया कराती है जिला बैंकों को, जिला बैंक लोन मुहैया कराती है सहकारी समिति को, और सहकारी समिति के माध्यम से किसानों तक ये राशि पहुंचती है। और हमको सहयोग मिलता है नाबार्ड से, जो केंद्र की सरकार है वो ब्याज में हमें कटौती करके देती है, उसके साथ राज्य सरकार कटौती, और 9 महीने हम जो किसान भाई को लोन देते हैं वो ब्याज मुक्त लोन देते हैं। ये डॉक्टर रमन सिंह जी ने शुरू किया था और उसके पहले तो कांग्रेस सरकार 16% 12% ब्याज लेती थी, और आप माननीय विष्णुदेव साय जी ने इसे और सुचारू रूप से चलाने के लिए भरसक प्रयास किया और किसान भाइयों को बिना किसी असुविधा के लोन मिल रहा है। निश्चित रूप से ये बैंक किसान भाइयों के लिए घर पहुंच सेवा, बड़ी सेवा करती है। जैसे अभी धान खरीदी का भी पूरा मामला चल रहा है, काफ़ी अव्यवस्थाओं की बात आती है, कई चीज़ें उठ रही हैं। ये हर साल ऐसा होता ही है, क्योंकि किसान हमारे यहाँ बहुत किसानों का प्रदेश है। स्वाभाविक है कि इस बार धान अधिक होता है, जैसे धान होता तो खरीदी भी करना है सरकार को, तो इससे भी कहीं कुछ रिलेटेड होती है बैंक का काम? देखिए, निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात तो मैंने कहा, सोसाइटी भी किसान की, बैंक भी किसान का, इसलिए थोड़ी बहुत जो अव्यवस्था होती है किसान भाई उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं कि अपने तो है, और वो सब घुल मिल के काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे से काम चल रहा है। अभी जो किसान भाइयों को असुविधा होती है, पेमेंट लेने जाना, बैंकों में लाइन में खड़े रहना, इसके लिए जैसे ही मैंने पदभार लिया उसके बाद तत्काल प्रभाव से जो रुपए डेबिट कार्ड होता है वो बड़ी संख्या, लाखों की संख्या में, अभी 12.5 लाख से ऊपर किसान भाइयों के पास रुपए डेबिट कार्ड है, जिससे उनको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले रुपए डेबिट कार्ड से 20,000 रुपये एक दिन में निकाल पाते थे, हमने आते ही उसे 40,000 कर दिया, क्योंकि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार 3100 रुपये दे रही है धान का, 21 क्विंटल खरीद रही है। राशि ज़्यादा है तो आहरण भी ज़्यादा होना चाहिए, किसान भाइयों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो 20,000 की जगह अब 40,000 किसान भाई डेबिट कार्ड से भारत के किसी भी एटीएम से वो पैसा निकाल सकते हैं, अब उनको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हमारा माइक्रो एटीएम है जो सारी सोसाइटीज़ में है, वहाँ से वो 10,000 निकाल पाते थे, अब उससे भी प्रतिदिन 20,000 निकाल पाएंगे। तो 40,000 आप रुपए डेबिट कार्ड से निकाल लीजिए एटीएम से, 20,000 आप सोसाइटी से निकाल लीजिए, 60,000 आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों के लिए बड़ी सुविधा माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में ये हुई है। और थोड़ी जो असुविधा होती है, बड़ी संख्या में धान होता है, लोगों का टोकन कटता है, आते हैं जाते हैं, पर मैं बहुत धन्यवाद दूंगा किसान भाइयों को कि उनको मालूम है कि ये समिति भी उनकी और बैंक भी इनका, इसलिए बहुत अच्छे से तालमेल के साथ काम संपूर्ण हो जाता है। एक चीज़ और भी रहा है केदार जी कि लगातार किसानों की हम बात कर रहे थे, हमेशा किसान जो है वो राजनीति के मेन मुख्य धारा पे रहा है, वोट बैंक की तरह से देखा गया है किसानों को। हम थोड़ा सा लीक से हट के बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये पूरा देश का मामला है, प्रदेश की बात नहीं है, ऐसा क्यों? किसानों को क्यों ही वोट बैंक माना जाता है और उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है
और जैसे हम कर्ज माफ़ी की भी बात करते हैं, ठीक है कर्ज माफ़ी सरकार करे, लेकिन इस तरह से हर साल अगर करे या हर 5 साल में करें तो सरकार पे कर्ज तो बढ़ता जाएगा। नहीं, देखिए मेरा मानना है कि किसान वोट बैंक नहीं है, किसान अन्नदाता है। और अन्नदाता की अगर किसी ने चिंता की तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। जब से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए, क्योंकि एमएसपी डिसाइड करने का हक केंद्र सरकार को है, जब से नरेंद्र मोदी जी आए आप एमएसपी देखिए, उन्होंने कहा था किसान के लाभ को डबल कर देंगे और एमएसपी लगभग डबल हो चुकी है। पहले का रेट एमएसपी धान का देखिए 2013 का, और 13 के बाद से आप 2025 का एमएसपी प्राइस देखिए, आप जमीन आसमान का अंतर है। ये वोट बैंक के लिए नहीं, ये किसान का सम्मान है। माननीय नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपये किसान भाइयों को हर साल देते हैं, तो उनका सम्मान है कि उनको बीज खरीदने, उर्वरक खरीदने के लिए साल भर दिक्कत ना होने, और ये वोट बैंक के कारण नहीं। ये जितना ज़्यादा प्रोडक्शन देश का बढ़ेगा, किसान उतना ज़्यादा स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का किसानों के बारे में जितना भी विषय है, जैसे मैंने कहा डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो 0% ब्याज किया उन्होंने, तो ये सम्मान है किसान भाइयों का। और जो हम कहते हैं कि हम दोगुनी आय करेंगे किसान भाइयों की, तो ये सबसे पैसा कमी हो रहा है। आज इंटरेस्ट बच रहा है, किसान भाइयों को 6,000 मिल रहा है, और एमएसपी कितनी भी हो 3100 रुपये में धान की खरीदी हो रही है। अब दाल दलहन की भी खरीदी के लिए आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फंड तो ये मेरा मानना है कि किसान प्रमुख है, किसान केंद्र बिंदु है, और किसान ही भारत का पालक और किसान ही भारत का पेट भरने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे से समझती है, और किसान भाइयों के लिए जो सुविधाएं है वो उनके सम्मान के लिए है। शास्त्री जी, मुझे ध्यान है कि मैंने पढ़ा भी है, शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान। किसान जो है पूरे देश का अन्नदाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख, परेशानी और गरीबी झेलता है। हमेशा हर जो भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, तमाम जितने भी दल की सरकार रही हो, वो सिर्फ गरीबी हटाओ और किसानों को मतलब उन्नति हो, किसान का विकास हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस देश में किसान कभी उन्नति हो पाया, किसान का विकास हो पाया है। मोहित जी, बड़े बढ़िया प्रश्न आपने किया, और मैं आपको बताता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी का युग है और डबल इंजन की सरकार है, इसने परिभाषाएं बदल दी है। अब किसान गरीब नहीं है, अब किसान लाचार नहीं है। 3100 रुपये से 21 क्विंटल धान की खरीदी, जितना धान खरीदता हो, मेरा बोलने का मतलब है कि आप छत्तीसगढ़ में एवरेज प्रोडक्शन देखें धान का तो 18 से 20 क्विंटल है, और 21 क्विंटल हम कहते थे दाना दाना खरीदेंगे, और हम दाना दाना खरीद रहे हैं। अब किसान का वो हाल नहीं है। अब किसान को इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है, और वही किसान के घर में नरेंद्र मोदी जी का कोविड का 5 किलो चावल भी पहुंच रहा है, और 1-2 रुपए किलो का चावल भी पहुंच रहा है, उर्वरक भी सस्ते दामों पे पहुंच रही है, घर पहुंच मिल रही है। इसलिए कहीं से भी अगर आप देखें सरकार की कितनी, अरे बेटी का ब्याह के लिए भी सरकार खड़ी है सामने। कहाँ चिंता है, किस बात की चिंता है? और मेरा मानना है कि आने वाले समय में और व्यवहारिक दिक्कतें जो किसान भाइयों की है उसे सरकार दूर करेगी, और हर हाल में मैं दावे के साथ कहता हूं और गर्व के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, और विशेषकर डबल इंजन की सरकार आई है, किसान समृद्ध हुआ है, और हम प्रतिबद्ध हैं कि किसान समृद्ध होकर रहेगा। निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं, हम पूरे देशवासी चाहते हैं किसान समृद्ध हो और किसान विकास हो। अन्नदाता है, अगर अन्नदाता खुश रहेंगे तो जो अन्न उपज रहा है हमारे शरीर में भी जाएगा, वो भी बहुत अच्छा होगा, सबके लिए खुशहाली लगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भाजपा सरकार के लगभग 2 साल पूरे हो गए हैं, इसे आप उपलब्धि का दौर मानते हैं या सुधार का? नहीं, देखिए, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ 2001 में तो कांग्रेस की सरकार थी, और वो जो 3 साल भयादोहन, मतलब जो एक डर और भय था कि अरे छत्तीसगढ़ प्रदेश अलग हुआ और ये क्या हुआ, गुंडागर्दी का आलम था, भ्रष्टाचार का आलम था, और लोग पछता रहे थे कि छत्तीसगढ़ अलग करके ये हमने क्या कर लिया। परंतु जैसे ही भाजपा की सरकार आई, मैं बार बार भाजपा की सरकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो परिभाषा बदलने वाली सरकार है। चाहे विकास हो, और चाहे पोषण का काम हो, चाहे रोजगार का काम हो, सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी समय के अनुसार और प्रतिबद्धता के अनुसार और सेवा करते हुए आगे बढ़ती है। तो जैसे ही 2003 आया, चुनाव हुए और जनता ने वो कुशासन को हटाया, और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री 15 साल आप देखें। आज नया रायपुर पूरे भारत देश में ऐसा बसा, लोग कहते थे फिजूल खर्ची है। आज बताओ, ये रायपुर वो रायपुर दोनों अगर मिल गया है तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। किसान भाइयों को 0% में रकम मिली, और 55,000 स्कूल बने,
50,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का निर्माण हुआ। तो ये भाजपा के वो 15 साल थे, तो सुधार तो उस समय हो गया। फिर 5 साल जो आया, फिर आप जानते हैं सब जेल की सलाखों के पीछे। छत्तीसगढ़ महतारी की तिजोरी को लूट लिया, खाली संस्कृति और परंपरा छत्तीसगढ़ की बात करते रहे और दूसरे हाथ से तिजोरी को लूटते रहे। अब वो विकास फिर से आ गया। आप देखें, मैं फिर से कहूँगा, बार बार कहूँगा कि 21 क्विंटल धान 3100 रुपये में लिया जा रहा है। महतारी वंदन है, माताओं का सम्मान। मैंने कहा जो सरकारें पैसा देती है वो कोई ऐसा नहीं है कि दे दिया तो एहसान कर दिया, ना ना ना, ये उनके सम्मान का है, ये उनके हक का है। कांग्रेसी उसे लूट लिया करते थे और हम उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। ये माननीय विष्णुदेव साय का सुशासन है। और निश्चित रूप से सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा, जब किसान भाइयों को रहने के लिए घर मिल जाता है, गरीब आदमी को घर मिलता है, जिसका एक सपना होता है कि मेरे बच्चे पक्के मकान में रहें, बारिश में छत ना छुए और मच्छर ना काटे, मलेरिया ना हो, बरसात में घर में गंदगी ना हो, इन सब ख्वाब को लेकर जब आदमी जीता था तो भूपेश बघेल जी ने 11 लाख आवास उनसे छीन लिए थे। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं आऊँगा, पहले दस्तखत करूँगा और उसके बाद ही अपने निवास में जाऊँगा, और वो प्रधानमंत्री आवास हमने 11 लाख कहा था, 18 लाख का काम शुरू हो चुका है। और धन्यवाद देता हूं केंद्र की सरकार को कि माननीय शिवराज जी आए, 3 लाख मकान माननीय विष्णुदेव साय जी के आग्रह पर छत्तीसगढ़ वासियों को और भेंट दे गए। तो मैं कहूँगा ये विकास की और एक जो कहते हैं स्वाभिमान मेरा छत्तीसगढ़ का, आज मुझे गरीब और पिछड़ा कहने में बहुत मन में दुख होता है। मैं कहूँगा मेरे छत्तीसगढ़ का नागरिक आज पूरे स्वाभिमान के साथ अपने बच्चों के लिए पक्का मकान देख पा रहा है। अगर ये कोई देन है तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय विष्णुदेव साय जी की। अगर हम बात करें इन 2 वर्षों में ऐसा कौन सा फैसला है जिस पर सरकार गर्व करना चाहेगी? देखिए, निश्चित रूप से रोजगार की बातें हैं। जैसे हमने कहा कि किसानों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया। पहले जब बारदाने की बात होती थी, किसानों को बारदाने के लिए झगड़ा करना पड़ता था। धान लेके तो आ जाते थे पर बारदाना नहीं है। आज जो सरकार ने बता दिया कि सरकार की इच्छा शक्ति होना चाहिए, वो किसान के साथ है, बड़ी उपलब्धि है। आप बोलेंगे यार धान तो खरीद रहे, आप बार बार धान, तो हुआ ना भाई, धान कहाँ था, बोरा कहाँ था मोहित जी, आपको याद होगा, बारदाने के लिए तड़पते थे लोग। आज वो उपलब्ध है। उस सरकार, हाँ सरकार कहती है कि हम हैं तो वो भाजपा है। और दूसरी बात, 21 लाख आवास गरीबों के लिए, महतारी वंदन, और 6,85,000 करोड़ का जो MOU हुआ है। और नया रायपुर में तरह तरह की नई यूनिटें स्थापित होने की बात हो रही है। सेमीकंडक्टर का भूमि पूजन हो गया। कितनी बड़ी बात है, आप बताइए। छत्तीसगढ़ पिछड़ा, अब बड़ी बड़ी कंपनियां, सेमीकंडक्टर यहाँ होने वाला है, लॉ यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने वाला है। और मेडिकल, मतलब मैं कहता हूँ इलाज के लिए अब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग आने वाले हैं। और यहाँ पर भारत के प्रसिद्ध अस्पताल नया रायपुर में उनको जगह दी जा रही है। तो एक बड़ी सोच के साथ माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार काम कर रही है। और सारे लोग ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम, जो विश्वसनीय छत्तीसगढ़ था, वो फिर से बने। जो 5 सालों में डैमेज किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसे पुनर्स्थापित माननीय विष्णुदेव साय जी ने 2 वर्षों में कर लिया। और आने वाले 3 वर्षों में मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि विश्व के पटल पर छत्तीसगढ़ का नाम अंकित होकर रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो खाली अभी सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, तमाम चीज़ें दिख रही हैं, MOU हुई है। इसका असर का जो धारणा है उसको हम कैसे तोड़ेंगे कि हाँ ये होगा परफेक्ट? नहीं, देखिए, सेमीकंडक्टर के तो मालिक आके पूजा करके गए। अब किसी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को और जो बड़ी सोच वाला आदमी है वो ऐसे गलत ढंग से आकर पूजा करके नहीं जाएगा। और काम भी शुरू हो गया है। तो मेरा मानना है कि अतिशीघ्र ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और आप अगर देखें तो स्टील का उत्पादन हो, चाहे सीमेंट का उत्पादन हो, ये लगातार बढ़ रहा है। और उनको जो बिजली मिलनी चाहिए, उनको जो रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। पहले मैंने कहा किसान खुशहाल है, और जो मेरे भाई हैं जिनके पास आवास नहीं, उनको आवास मिल रहा है। तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजली और रॉ मटेरियल, और यहाँ तक जो एम्प्लॉयमेंट की भी समस्या है वो यहाँ के उद्योगपतियों को नहीं है। बहुत शांत प्रिय प्रदेश है हमारा, अनुशासित प्रदेश है। और इसलिए यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो काफ़ी है। और उद्योगपतियाँ आना चाहते थे पर अनुकूल माहौल नहीं था पहले। अब आज माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में अनुकूल माहौल है और वो सारे आना चाहते हैं। नहीं आने का प्रश्न नहीं है। उद्योगपति को क्या चाहिए? प्रॉपर बैंक से फाइनेंस मिल जाए, जगह मिल जाए, और एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ लेबर बहुत पर्याप्त मात्रा में है।
सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होगी, सरकार चाहती हो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में औद्योगिक विनिवेश बढ़े, वो साफ दिख रहा है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे। धीरे धीरे देश में महंगाई बहुत बढ़ गई है, हर चीज़ों पे दाम बढ़ता गया है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगा। सरकार भले कहती कि जीएसटी पे ये छूट, ये छूट, वो छूट, लेकिन आज भी आम आदमी टैक्स के बोझ में दबा हुआ है। आप तो प्रवक्ता भी रहे हैं। मैं व्यवसायी भी हूँ, किसान भी हूँ, प्रवक्ता भी हूँ और बहुत वर्षों से ग्रॉस रूट लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो ये भ्रांतियाँ फैलाई जाती है, ये एक षड्यंत्र है, टूल किट है कांग्रेस का। बहुत सारे टैक्स कैसे? अब तो जीएसटी है खाली। अब कोई ऑफिसर किसी के घर गया, कोई सेल टैक्स वाला, इनकम टैक्स वाला, अब तो विदाउट फेस रिटर्न साइन होते हैं। मतलब इनकम टैक्स के लिए आपको पेशी में सामने भी नहीं जाना है, वो तो ऑनलाइन होती है और आप जवाब टाइप करो, उधर से जवाब आता है। तो करप्शन का काम ही नहीं है। तो जहाँ करप्शन का काम नहीं है वहाँ टैक्स और महंगाई निश्चित रूप से धीरे धीरे कम होती जाती है। आज जीएसटी में सारे टैक्स समाहित हो गए, इनकम टैक्स में एक बड़ी छूट मिल रही है और महंगाई का सूचकांक पिछले 10 वर्षों में अभी सबसे कम है। समय के अनुसार जो रेट में वृद्धि होती है वो सामान्यता है, परंतु अगर महंगाई का सूचकांक देखेंगे तो वो 4 के अंदर है। और मुझे खुशी है कि जीडीपी का ग्रोथ जिस हिसाब से भारत का बढ़ रहा है, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है। और ये तभी संभव होता है कि जब देश में महंगाई कम हो, टैक्सेशन का प्लानिंग प्रॉपर हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सारे लोगों का इंटरेस्ट देश में हो, तभी देश आर्थिक स्थिति से मजबूत होता है। इसलिए ये कहना कि महंगाई है, टैक्सेशन ज़्यादा है तो फिर देश कैसे आगे बढ़ रहा है, आर्थिक व्यवस्था कैसे मजबूत हो रही है, खाली देश में पैसा होने से नहीं मजबूत होती। पर कैपिटल इनकम कितनी है, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, उस आधार पर तय होता है। तो मेरा मानना है कि ये महंगाई और टैक्सेशन ये पॉलिटिकल एजेंडा है और ये षड्यंत्र है, ये टूल किट है कांग्रेस पार्टी का। देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जनता खुश और प्रसन्न है। एक चीज़ और भी है, गरीबों के लिए तो सरकार कर ही रही है, अमीरों को ज़रूरत नहीं होती बहुत ज़्यादा। अभी मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके लिए सरकार सबसे मजबूत ढाल या सबसे ज़्यादा मजबूत योजना कौन सी आपको समझ आती कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको सुविधा मिले? देखिए, मिडिल क्लास बहुत मेहनत करता है, उसको लोकल ट्रांसपोर्टेशन और अच्छे रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। इसके साथ सरकार ने जहां पर एक आवासीय लोन के लिए उन्हें बड़ी सब्सिडी दी है और सरकार लगातार ये प्रेशर कर रही कि आवास में कम से कम रेट पर इंटरेस्ट लोगों को उपलब्ध हो। तो मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हम सहकारिता वाले भी अब आवास के लिए लोन देते हैं और अपेक्स बैंक 7.45% विदाउट एनी हिडन चार्ज, इसमें कोई भी हिडन चार्जेस शामिल नहीं है। आपसे 30 साल का एग्रीमेंट करती है कि 30 साल में आप अपने घर का लोन पटाएं। इसलिए मिडिल क्लास वालों को एक जो बड़ी सुविधा है, एक ट्रांसपोर्टेशन है और पब्लिक के बीच में उसकी सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए और उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने चाहिए। जो हमारे एमओयू हो रहे हैं और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां यहाँ पर हैं और एग्रीकल्चर से संबंधित भी इंडस्ट्रीज़ है, उसमें उसको काम करने का बड़ा अवसर मिल रहा है, रोजगार सृजन हो रहे हैं। मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करूं, अधोसंरचना की बात करूं, उससे साथ साथ अगर मैं शहरी अधोसंरचना की बात करूं तो मिडिल क्लास के लिए रोजगार के बड़े अवसर हैं, मॉल्स हैं और जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं तो वो खुद के अपने व्यवसाय भी अच्छे कर पा रहे हैं। और हमारी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है, वो योजना के तहत भी ऋण बहुत आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है। मेरा मानना है मिडिल क्लास के लिए भी एक बड़ा फोकस केंद्र और प्रदेश की सरकार का है, जिससे मिडिल क्लास भी खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। एक चीज़ और भी है, विपक्ष लगातार आरोप लगाती है कि सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रही है, हकीकत से कोसों दूर है। क्या कहेंगे इस पर आप? 3100 रुपये में धान इवेंट वाले खरीद रहे हैं क्या? कि खाली भाषण दे के हम चले जा रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है क्या किसानों को? 70 लाख माताओं को 1000 रुपये महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है ना, कि इवेंट में बोल के चले गए। कोई किसी के घर में किसान आ रहा है क्या कांग्रेसी के कि किसी कांग्रेसी का धान नहीं बिका? तो ये इवेंट मैनेजमेंट है या 56 इंच की छाती का वादा है कि हम खरीदेंगे और खरीद रहे हैं और पैसा एक मुश्त पहुंच रहा है? वो 4 किस्त वाला फर्जी काम नहीं है भूपेश बघेल जी जैसा कि हम खरीदेंगे और खरीद के 4 किस्त में पैसा देंगे और उसके बाद कब देंगे इसका पता नहीं है। ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। इवेंट मैनेजमेंट, लोगों के बीच जाते हैं, इवेंट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम ये देंगे और आप इसे लेने के लिए आइए, और लोग आ रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहा है।
ये इवेंट करना तो कांग्रेस पार्टी का काम था। जब उन्होंने वो फ्रेंड्स क्लब क्या क्या राजीव मितान क्लब बना दिया था, अपने लोगों को उपरीत करते थे और उसके बाद जनता से कोई लेना देना नहीं। भाजपा ये सोच की नहीं है, वो कोई राजीव मितान क्लब नहीं, जितने हैं वो सारे हमारे मितान हैं और उस सब तक सरकार की सुविधा पहुंचनी चाहिए, वो सारे हकदार हैं। ये राजीव मितान क्लब कैसा भाई, सबको मिल रहा है 1000, सबका धान खरीदी हो रहा है 3100 रुपये में, तो भारतीय और सबको मिल रहा है आवास। खाली वो राजीव मितान वाला काम नहीं है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी इच्छा शक्ति और कार्यशैली पर प्रश्न उठा रहा हूं, जो साफ दिख रहा है कि धान तो खरीदेंगे पर बारदाना नहीं है। तो निश्चित रूप से दोनों में फर्क तो है, इवेंट के साथ काम भी है। इवेंट आपको बताने आइए, लीजिए और ले जाइए, आपका है सब कुछ। विपक्ष के आरोपों को भाजपा या सरकार जो है, छत्तीसगढ़ की सरकार कितनी गंभीरता से लेती है? उतनी गंभीरता से लेती है कि जैसे वो पुन्नी मेला महादेव घाट में लगता है ना, तो भूपेश बघेल जी सुबेरे उठ के कुलांग बाटी खाते हैं, वो नदी में डुबकी लगाते थे और उसके बाद तमाम प्रकार के छत्तीसगढ़ में घोटाले करते थे। वो सामने आ गया तो वहाँ कहाँ है, कोई चैलेंज ही नहीं है। जनता ने सब कुछ देख लिया कि वो भ्रष्ट है, भ्रष्ट सरकार है और वो खाली अपने शासन करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए राजनीति में आते हैं। और छत्तीसगढ़ी संस्कृति भंवरा खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, गेड़ी चढ़ना और अरबों रुपए का घोटाला करना और उसके बाद जेल की हवा खाना, ये है उनको कोई मतलब काम किया ही नहीं है जी। तो कैसे आप बोल सकते हैं कि कोई चैलेंज है? देयर इज नो चैलेंज। हम काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं और जनता के बीच खड़े हैं, जनता के साथ खड़े हैं। हम भी गिल्ली डंडा खेलते हैं, हम भी गेड़ी खेलते हैं, पर उसको इवेंट के जैसा नहीं बताते हैं। राजनीति में एक चीज़ और भी है केदार जी, कि लोगों का जो भाषा का स्तर है, जो शब्द हैं, भाषा है, उसका स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। क्या वजह है इसकी? बहुत चिंता का विषय है। निश्चित रूप से राजनेता एक समाज का प्रतिबिंब और आदर्श होता है। नौजवान और नौजवान के कम उम्र के लोग आजकल उसको देखते हैं तो अपनी प्रेरणा मानते हैं, पर राजनीति का स्तर जैसा होना चाहिए निश्चित रूप से कहीं कहीं बिलो द बेल्ट वार होता है, जो अच्छा नहीं है। हम सिद्धांत और विचारों के लिए एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, पर हमारा देश एक है, हम एक समाज से आते हैं और मानव जीवन में जब तक अनुशासन नहीं होगा और एक दूसरे का सम्मान नहीं होगा, तब तक मैं नहीं समझता कि कोई समाज बहुत अच्छे से रह सकता है। हम प्रेरणा के स्रोत होते हैं। हम क्यों कह रहे हैं वो 100 लोग सुनते हैं, और हम अगर बिलो द बेल्ट बात करते हैं और समाज जो सुनना नहीं चाहता उस पर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से एक राजनीति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो मैं सभी नेताओं से भी आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बिलो द बेल्ट ना जाएं। हम विचारों और सिद्धांतों में एक दूसरे के विपरीत है, पर मानव शरीर पाया है, मनुष्य हैं, समाज हमारी ओर देखता है, इसलिए हमारा प्रतिबिंब वैसा ही बनना चाहिए जैसा एक सभ्य नागरिक का बनता है। थोड़ा सा सहकारी बैंक आपके जो विभाग है या आपका बैंक है, उसकी थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूँ जरा सा। जैसे हम बात करते हैं किसान कर्ज को लेकर ज़्यादा परेशान रहता है, बैंक जो है आपकी कैसे मदद करती है उनकी? देखिए, अभी बहुत सीधी बात है। अभी तक जैसा होता था कि किसान दस्तखत करके लोन ले लेता था और कई फर्जी दस्तखत भी हो जाते थे, फर्जी बैंक के लोन हो जाते थे, किसान को पता नहीं चलता था और उसके नाम से लोन खड़ा हो जाता था। मैंने जब पदभार लिया तो सारी 2056 सोसाइटी के स्टेटमेंट को मंगाया और जो लोन आज के तारीख में है वो दोनों से बैंक से और उन्होंने रिकनसाइल कराया। अब जो भी लोन उठता है वो पूरा रिकवरी होगा और किसान के नाम से होगा, और उसको सुधारने के लिए हमने बहुत प्रयास लगातार 6 महीनों में किए। पर अभी एक AKCC एक सॉफ्टवेयर आया है जिसमें किसान की कितनी भूमि है, उसको लोन कितना मिल सकता है, वो अपने व्हाट्सएप से ही अप्लाई करेगा और उसकी सीमा कितनी है वो होगा, उसी में उसका थंब इम्प्रेशन हो जाएगा और तब उसके खाते में पैसा आएगा। अब कोई फर्जीवाड़ा होने वाला नहीं है और जो फर्जीवाड़ा किया है वो बचने वाला नहीं है। समय आएगा, आप देखेंगे ये फर्जीवाड़े लोग, जो किसान की संपत्ति है, किसान का धन है, ये बैंक ये और किसी का नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों का है, इसे लूटने नहीं देंगे। जो लूटा है उससे वसूल करके रहेंगे और अब पारदर्शिता के साथ लोन जारी होंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मेरा वादा है, ये माननीय विष्णुदेव साय का सरकार का वादा है। डिजिटल की बात करें, डिजिटल बैंकिंग गांव तक कब तक पूरी तरह से पहुंच पाएगी? जब तक, और यहाँ तो ये देखने मिलता है तो नेटवर्क 5G की बात की जाती है तो 3G 4G भी नहीं मिलता है, तो नेटवर्क जब तक नहीं होगा तो डिजिटल बैंकिंग कैसी होगी गांव-गांव तक? देखिए,
मैं दुखी हूँ कि इतने वर्षों तक बैंक में नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, ये सब कुछ नहीं था। पर अभी मुझे सुख भी होता है और बड़ा आनंद भी आता है कि हमने 6 महीना हुआ ज्वाइन किए, मई में ज्वाइन किया, उसके बाद हमने सारी सुविधाएं बैंक में ला दी। अब आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, फ़ोन से कर सकते हैं, ई पे कर सकते हैं, आप रुपे डेबिट कार्ड ले सकते हैं, आप माइक्रो एटीएम यूज़ कर सकते हैं, आप एटीएम यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों के लिए ये बड़ी सुविधा है और बहुत जल्दी ये सारे बैंकों से, अभी अपेक्स बैंक में बहुत जल्दी सारे बैंकों से ये सुविधा मिलने लगेगी और छत्तीसगढ़ का किसान भी उनके हाथ में बैंक होगा, मोबाइल में बैंक होगा। उन्हें और किसी बैंक में पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि हमर बैंक, अपेक्स बैंक, हमर बैंक, सहकारी बैंक, आप इसी बैंक में पैसा रखिए। आपका पैसा सुरक्षित है, आपको वाजबी ब्याज मिलेगा और आप जब चाहें जब अपने फ़ोन से, अपने रुपे डेबिट कार्ड से वो पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर से आग्रह, हमर बैंक ला मजबूत बनाओ। बिल्कुल। एक मेरा अंतिम प्रश्न है, सहकारी बैंक आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसे मजबूत बनाने के लिए आपकी क्या योजना है कि मैं इसको और बेहतर से बेहतर कैसे करूं? देखिए, त्रिस्तरीय योजना है और कोऑपरेटिव सहकारिता को मजबूत करना है तो सबसे पहले सहकारी समितियों को मजबूत करना पड़ेगा। सहकारी समितियों में इम्बैलेंस के कारण उसमें कर्ज, ये टेक्निकल चीज़ है, पर फिर भी मैं उसको हेडिंग्स में बताना चाहता हूँ। इम्बैलेंस के कारण इंटरेस्ट का लोड बहुत ज़्यादा है, जिसे हम शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और करके छोड़ेंगे। ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि इम्बैलेंस क्या करें ना, उसको ठीक करेंगे। और जो खाद का ट्रांसपोर्टेशन सोसाइटियों को लगता है उसका लाभ नहीं मिल पाता, उनको नुकसान होता है, उससे मुक्ति दिलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और जो बैंक का इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम अन्य क्षेत्रों से लें, बैंक मजबूत हो जिससे हम किसानों को और ज़्यादा सुविधा दे सके। इसके लिए हमने हाउसिंग लोन पे अपेक्स बैंक ने बहुत बड़ा काम शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में, आगे की बात नहीं करता मैं, इसी फाइनेंशियल ईयर में हम अच्छे रिजल्ट देंगे जिससे हम किसानों को बहुत अच्छी सुविधा आगे दे सकेंगे, क्योंकि ये उनका बैंक है। बैंक कमाएगा तो सुविधा भी उनको मिलेगी। बिल्कुल। तो ये केदार गुप्ता जी, अपेक्स बैंक सहकारी बैंक के अध्यक्ष, निश्चित रूप से जिस तरह से इन्होंने अपनी बात कही किसानों को लेकर, एक बड़ा विजन, एक बड़ा उद्देश्य दिख रहा है किसानों के हित में, बैंकों के हित में। तो निश्चित रूप से किसान का बैंक है और किसान का बैंक अगर बढ़ेगा तो किसान का ही काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार हमसे जुड़ने के लिए।